अक्सर ऐसा देखा गया है, चाहे सिविल डिस्प्यूट हो चाहे चेक बाउंस केस हो, लोग जो है एफआईआर करना चाहते हैं, मतलब क्रिमिनल लॉ को पिक्चर में लाना चाहते हैं, यानी उनके ऊपर जो है प्रेशर करना चाहते हैं पुलिस के थ्रू, ताकि वो कॉम्प्रोमाइज़ कर लें। और इस तरह के केसेस में लोग जाते हैं पुलिस स्टेशन पे, और पुलिस स्टेशन में उनको पता है कि सिविल डिस्प्यूट के मैटर जो है एफआईआर में दर्ज नहीं होंगे, फिर वो जाते हैं मजिस्ट्रेट के पास। मजिस्ट्रेट जो है 156(3) CRPC में पुलिस वालों को कहता है एफआईआर दर्ज करने को, और पुलिस वाले जो है एफआईआर को फिर दर्ज करते हैं। और आजकल ये ट्रेंड बन गया है कि हर दूसरे केस में लोग जो है 156(3) की पावर को इन्वोक करके मजिस्ट्रेट को कहते हैं कि पुलिस वालों को कहें कि वो एफआईआर को दर्ज करें। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक लैंडमार्क जजमेंट में कहा है कि 156(3) CRPC में अगर आपको एफआईआर दर्ज करानी है तो आपको गाइडलाइंस को यानी प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना पड़ेगा, ताकि आपकी एफआईआर खारिज ना हो। जैसे इस केस में भी एफआईआर को खारिज कर दिया गया है। क्या वो गाइडलाइंस है और क्या आपको ध्यान रखना पड़ेगा ताकि आपके खिलाफ कोई एफआईआर हो तो आप उसको खारिज करा पाएँ, या आपने कोई एफआईआर करनी हो तो उसको लंबा चलाने के लिए आपको क्या गाइडलाइंस को ध्यान रखना पड़ेगा। आपको ये जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा। मैं आपका लीगल दोस्त एडवोकेट सत्यम खरवंदा फ्रॉम लीगल ब्लॉग्स। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहें। और हाँ, अगर आपके जीवन में कोई भी कानूनी समस्या है तो लिंक पे क्लिक कीजिए, फॉर्म को फिल कीजिए और अपना अपॉइंटमेंट बुक कीजिए। शुरू करते हैं एक खास वीडियो जिसमें हम 156(3) CRPC के गाइडलाइंस को जानेंगे जो सुप्रीम कोर्ट ने दी हैं। हाल ही में 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने बाबू वेंकटेश वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका में 156(3) CRPC की गाइडलाइंस दी हैं। इस केस में जो दो पार्टीज हैं उनके बीच में सिविल डिस्प्यूट हो जाता है। इस केस में जो है दोनों के बीच में एक सेल एग्रीमेंट होता है। फिर एक पार्टी जो है सेल एग्रीमेंट को ब्रीच करती है, और जैसे कि इस सेल एग्रीमेंट में होता है कि कुछ पैसे दिए जाते हैं और सेल एग्रीमेंट हो जाता है, और वो कहता है कि बाकी पैसे मैं जो है बाद में दूंगा और आप जो है उस पैसे के बेस पे रजिस्ट्री कराएंगे। और वो जो है अगली पार्टी रजिस्ट्री कराने के लिए मना कर देती है। फिर वो जो पार्टी है सिविल कोर्ट में जाकर उसके खिलाफ कंप्लेंट करती है और सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस उसके खिलाफ फाइल करती है। सूट और स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में वो जज को कहते हैं कि वो डायरेक्शन दे उस पार्टी को कि मेरे नाम पे वो रजिस्ट्री कराए और ट्रांसफर कराए, क्योंकि मैं पैसे देने को तैयार हूँ। और जो अगली पार्टी है उसने जो है रिप्लाई फाइल किया, मतलब रिटर्न स्टेटमेंट फाइल किया, और ऐसे ही ये प्रोसीडिंग चलती रही कि 1-1.5 साल बाद जो कंप्लेनेंट है वो कंप्लेंट दर्ज करते हैं पुलिस स्टेशन में ताकि एफआईआर दर्ज हो जाए। पर जो पुलिस वाले हैं वो कंप्लेंट को दर्ज करने से मना कर देते हैं क्योंकि ये सिविल डिस्प्यूट है। जो पर्सन है फिर वो पहुंचता है मजिस्ट्रेट के पास 156(3) में। फिर वो मजिस्ट्रेट को कहते हैं कि जो कंप्लेंट है उसको एफआईआर में दर्ज की जाए। जो मजिस्ट्रेट है वो अपने पावर को इन्वोक करके उस कंप्लेंट को एफआईआर में दर्ज करने को कहते हैं। जैसे ही वो एफआईआर में वो कहते हैं कि दर्ज हो जाए तो उसकी रिपोर्ट भी हमें सबमिट की जाए। जैसी एफआईआर दर्ज हुई, जो अगली पार्टी है पहुंचती है हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट में 482 की पिटीशन वो फाइल करती है। 482 की पिटीशन मतलब जैसे ही आपके खिलाफ कोई गलत एफआईआर दर्ज होती है आप हाई कोर्ट में जाकर उसको क्वेश्चन करा सकते हैं। जैसी हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल हुई, जो हाई कोर्ट है उसने उस अपील को डिसमिस कर दिया, और जो हाई कोर्ट है उसने कहा कि हमें नहीं लगता कि आपके खिलाफ जो एफआईआर है उसको रद्द किया जाना चाहिए। इससे एग्रीड होकर जो पार्टी है वो पहुंचती सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने 2 ग्राउंड रेस करे। पहला ग्राउंड में उन्होंने कहा कि ये जो है सिविल डिस्प्यूट है, इसमें ऑलरेडी जो है उसने सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस फाइल किया हुआ है, और हमने भी इसमें रिटर्न स्टेटमेंट फाइल किया हुआ है। मतलब जो प्लीडिंग्स है वो ऑलरेडी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, और जो मैटर है वो आगे चला गया है। तो फिर उन्होंने एफआईआर क्यों दर्ज की है? एफआईआर तो इसका मतलब ये है कि दैट ही वांट टू हरास मी और ही वांट टू कॉम्प्रोमाइज द मैटर। जो सेकंड ग्राउंड है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। उसमें ये कहा गया है कि जो पर्सन है उसने एफआईआर जो फाइल करी है 156(3) में, उसमें उसने एफिडेविट मूव नहीं किया है। जो सुप्रीम कोर्ट है उसने पहले एक गाइडेंस में कहा हुआ है कि जो 156(3) की अगर एफआईआर फाइल करें तो उसमें एफिडेविट को फाइल करना साथ में जरूरी है। तो इसलिए
एफआईआर को खारिज कर देना चाहिए। अब जो सुप्रीम कोर्ट है उसने दोनों ग्राउंड्स को कंसीडर कर लिया। अब जो सुप्रीम कोर्ट ने है जो दोनों ग्राउंड को कंसीडर किया उसको डिटेल्स में जान लेते हैं और यहीं से इसकी गाइडलाइंस निकलेगी। सबसे पहला जो ग्राउंड आता है वो आता है सिविल डिस्प्यूट का। जो सुप्रीम कोर्ट का एक लैंडमार्क जजमेंट है स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस भजनलाल 1992 का ये लैंडमार्क जजमेंट है 482 का। इस जजमेंट में कुछ कंडीशंस दी हुई है। अगर आपका केस उस कंडीशंस में आता है तो आप 482 में जाकर उस एफआईआर को जो आपके खिलाफ हुई है उसको रद्द करा सकते हैं। इस जजमेंट में कंडीशन दी गई है, अगर आपके ऊपर कोई एफआईआर प्रतिशोध की भावना से करता है तो आप ये ग्राउंड रेस करके उस एफआईआर को रद्द करा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैक्ट्स को डिस्कस करते हुए कहा कि जो पहली पार्टी है उसने ऑलरेडी सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस फाइल किया हुआ है, मतलब उसने जो सिविल सूट फाइल किया हुआ है, और जो अगली पार्टी है उसने रिटर्न स्टेटमेंट फाइल किया हुआ है। तो फिर इसमें क्रिमिनल केस कैसे बन सकता है? बिकॉज देयर वाज नो इंटेंशन टू चीट। और जो सुप्रीम कोर्ट की जो लैंडमार्क जजमेंट है स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस भजनलाल, इसमें ये कहा गया है कि एफआईआर अगर प्रतिशोध की भावना से हुई है तो एफआईआर को रद्द कर देना चाहिए। इसलिए कोर्ट ने माना कि 1.5-2 साल बाद जो उसने कंप्लेंट फाइल करी है, मतलब उसने जो एफआईआर फाइल करी है वो उसने इसलिए फाइल करी है कि उसको लगता है कि सिविल कोर्ट से उसको रिलीफ नहीं मिलेगा, तो हमें इसलिए इसके अंदर एफआईआर मतलब क्रिमिनल कंप्लेंट दर्ज करा देनी चाहिए। इसलिए हमें लगता है कि एफआईआर नहीं चलनी चाहिए। दूसरा ग्राउंड उसके एडवोकेट ने रेज किया था, उसमें ये कहा था कि एफिडेविट को एफआईआर के साथ दर्ज कर देना चाहिए। तो ये 156 दिन की मेन गाइडलाइंस निकली हैं। दोस्तों 156 दिन, जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको बताया कि आजकल ये बहुत यूज होने लगा है, क्योंकि आजकल लोग जो है सीधा मजिस्ट्रेट के पास जाते हैं और एफआईआर को दर्ज कराते हैं। 156(3) की गाइडलाइंस को जानने उससे पहले उसकी लॉ को जान लेते हैं। 156(3) को बहुत लास्ट में यूज किया जाता है। पहले 154(1) में पुलिस कंप्लेंट की जाती है कि एफआईआर को दर्ज करें पुलिस वाले। फिर अगर पुलिस वाले एफआईआर को दर्ज नहीं करते फिर वो 154(3) में कमिश्नर ऑफ पुलिस या सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पास जाकर एफआईआर को दर्ज कराते हैं। फिर भी अगर एफआईआर दर्ज नहीं होती तो 156(3) में मजिस्ट्रेट के पास जाकर मजिस्ट्रेट से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो डायरेक्शन दे पुलिस वालों को कि वो एफआईआर को दर्ज करें। लेकिन जब 156(3) बढ़ने लगी, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने प्रियंका श्रीवास्तव वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में ये डिसाइड किया और उन्होंने डायरेक्शन दी कि कंप्लेनेंट को कि उसको जो है एफआईआर के साथ एक एफिडेविट मूव करना पड़ेगा, जिसमें उसको मेंशन करना पड़ेगा कि मैं मजिस्ट्रेट के पास जाने से पहले मैं 154(1) में पुलिस वालों के पास जाकर कंप्लेंट लिखवाई और उनको एफआईआर दर्ज करने को कहा, पर उन्होंने एफआईआर दर्ज नहीं की। तो 154(3) में पुलिस कमिश्नर या सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पास जाकर मैंने पुलिस कंप्लेंट लिखवाई, उसको एफआईआर में दर्ज करने को कहा। ये दोनों आपको एफिडेविट में लिखना पड़ेगा। अगर आप इसको एफिडेविट में नहीं लिखते तो आपके खिलाफ प्रोसिक्यूशन हो सकता है या फिर जो आपका केस है वो नहीं चल पाएगा, क्योंकि आपने जो है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की अवहेलना की है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने प्रियंका श्रीवास्तव वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी की गाइडलाइंस को इस जजमेंट में दोहराया और इसमें यह कहा कि जो प्रियंका श्रीवास्तव वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी है उसको आज तक ढंग से फॉलो नहीं किया गया है और हम जो है इसको फिर से फॉलो करते हैं और इसमें ये डायरेक्शन देते हैं कि आपको जो है एफिडेविट को फाइल करना पड़ेगा एफआईआर के साथ और उसमें ये मेंशन करना पड़ेगा कि आप पहले पुलिस ऑफिसर के पास गए, उनके पास कंप्लेंट लिखवाई, फिर आप जो है कमिश्नर या सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पास गए, फिर भी उन्होंने कंप्लेंट नहीं लिखी तो हम जो है मजिस्ट्रेट के पास आपके पास आ रहे हैं। जब कोर्ट ने लंदन सुप्रीम कोर्ट ने मतलब इसके फैक्ट्स को देखा तो उन्होंने देखा कि 156(3) की एप्लीकेशन में एफिडेविट था ही नहीं, तो उन्होंने कड़े शब्दों में कहा कि मजिस्ट्रेट ने कैसे पुलिस वालों को डायरेक्शन दे दी कि वो एफआईआर को फाइल करें, कि एफिडेविट नहीं था। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उस एफआईआर को क्वेश्चन कर दिया और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 2 ग्राउंड्स पे उस एफआईआर को क्वेश्चन करा। पहला वो सिविल डिस्प्यूट पे उन्होंने, पहला सिविल डिस्प्यूट की वजह से, और सेकंड जो है
उसने जो एफआईआर के साथ एफिडेविट फाइल नहीं करा था। तो हमें इससे बात पता लगी कि आपको अगर कोई एप्लीकेशन यानी एफआईआर कोई मूव करनी है 156(3) में मजिस्ट्रेट के पास, तो आपको उस एफआईआर के साथ एफिडेविट मूव करना पड़ेगा और उसमें बताना पड़ेगा कि पहले मैं पुलिस ऑफिसर के पास गया था, उन्होंने कंप्लेंट नहीं दिखी, तो मैं फिर कमिश्नर और सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पास गया, फिर मैं आपके पास आया हूँ। आप अगर एक्यूज हैं और आपके खिलाफ कोई एप्लीकेशन मूव करता है 156(3) की एफआईआर दर्ज करने के लिए, तो आप जो है इस ग्राउंड पे उस एफआईआर को क्वेश करा सकते हैं कि उसने एफआईआर के साथ जो है एफिडेविट मूव नहीं किया है। और एक जरूरी बात, अक्सर हमें लगता है कि हमें एफआईआर दर्ज कराने के पुलिस स्टेशन जाने की जरूरत है क्या, इसका भी एक तोड़ है, पर जनरली जो है लोग जो है पुलिस स्टेशन जाते हैं एफआईआर को दर्ज कराने। इसका ये तोड़ है कि हम जो है एप्लीकेशन को लिख कर उसको स्पीड पोस्ट के थ्रू पुलिस वालों को भेज सकते हैं। अगर उनका 7-10 दिन में अगर रिस्पॉन्स नहीं आता, तो हम जो है कमिश्नर या सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को एप्लीकेशन लिख के उनको स्पीड पोस्ट के थ्रू भेज सकते हैं। फिर अगर उनका भी रिस्पॉन्स नहीं आता है, तो हम जो है स्पीड पोस्ट की रिसिप्ट और एप्लीकेशन और जो ट्रैक रिपोर्ट है उसको अटैच करके लर्नेड कोर्ट में जाकर उसको पेश कर सकते हैं कि जो पुलिस वाले हैं वो जो है पुलिस वाले रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं इस एप्लीकेशंस का, और जो है हमने जो है पुलिस स्टेशन जाकर भी कंप्लेंट दर्ज करी है, फिर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, तो आप डायरेक्शन दें कि वो एफआईआर को दर्ज करें। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, ताकि आपको इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहें। मिलते हैं इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ।